एंड फोर्स। इससे पहले हमने मोशन एंड फोर्स टॉपिक में जितनी भी यूएचएस की सिलेबस की गाइडलाइंस थी उनको मीट किया। हमारा एक ही टॉपिक रह गया और दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आज का जो टॉपिक है वो इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और उसकी टाइप्स पढ़नी है। फिर इसमें जो उसकी टाइप्स हैं उसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करना है और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करना है और उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी। सो आइए प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, सो हाउ वी कैन डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन इट एज टू डायमेंशनल मोशन अंडर constant acceleration due to gravity। और हम देखेंगे कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन तीन तरह की होती है। एक ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये आपकी बुक में स्टार्ट में दिया हुआ है। और इसके अलावा एक ये प्रोजेक्टाइल होता है, इसको हम बोलते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। और इसके अलावा एक हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल होता है, इसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। सो ये हम नहीं करेंगे, आपकी बुक में भी ये नहीं है। जबकि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हम शॉर्टकट फार्मूलाज देखेंगे और फिर इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं जो आपको बताऊंगा बातें, उसकी एग्जांपल तो मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ले रहा हूँ, लेकिन जो बातें मैं करने जा रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल के लिए भी होंगी और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के लिए भी होंगी। सो जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ दैट इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं तो हम कुछ चीज़ें भी इज्यूम करते हैं। हम इज्यूम करते हैं कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। हम इज्यूम करते हैं कि प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान जो वैल्यू ऑफ जी है वो सेम रह रही है। हम इज्यूम करते हैं कि हम शॉर्ट रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो फिर हम अर्थ को लेवल स्ट्रेट लेवल पे कंसीडर करते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो ये चीज़ें हम इज्यूम करते हैं और हम एयर फ्रिक्शन को भी इग्नोर करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। सो सपोज हमने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को जो है वो हॉरिजॉन्टली फेंका और जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना सिर्फ डायरेक्शन में सेम है बल्कि मैग्नीट्यूड में भी सेम है। बुक में ये कोई डिजाइन नहीं बना हुआ बच्चों, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो है, यानी कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है और यहाँ पर वी वाई थोड़ा बहुत डेवलप हो गया, फिर ये हो गया वी वाई। अब आप देख रहे हैं कि वी वाई की डायरेक्शन तो वही रह रही है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, राइट। अब मैं जो बातें आपको बताने लगा हूँ उसमें आपने ये समझना है कि वो सिर्फ इस प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं है, ओवरऑल प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ फॉर ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप प्रोजेक्टाइल की मोशन को देखें तो इसका जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये चेंज नहीं होता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अच्छा बच्चों, अगर इसका एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वी एक्स कॉन्स्टेंट रहता है, इसका मतलब है कि डेल्टा वी एक्स जीरो है और अगर डेल्टा वी एक्स जीरो है तो फिर ए एक्स भी क्या है? जीरो है। सो देयर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और अगर ए एक्स जीरो है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर ए एक्स जीरो है तो फिर एफ एक्स भी जीरो है। सो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन नो फोर्स एक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लगती तो फिर हमें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी पता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। सो दिस मींस दैट मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो वंस अगेन मैं बता रहा हूं, ये बातें सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं है। जितने भी प्रोजेक्टाइल हैं आपकी बुक में जो ओब्लीक हैं और हॉरिजॉन्टल हैं, उनमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कोई नहीं होता, अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स कोई नहीं होती और अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। नाउ लुक एट द वाई कंपोनेंट। आप देख रहे हैं कि शुरू में वाई कंपोनेंट जीरो है, फिर वाई कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, मैग्नीट्यूड में बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की मोशन का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, अब यहाँ पर जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वाई कंसीडर करें, तो अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होता। और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, इसका मतलब है वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स भी जीरो नहीं होती। और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स जीरो नहीं होती तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होता, राइट। सो सवाल ये पैदा होता है, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है तो किसके बराबर होता है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स होती है वो बॉडी के वेट के बराबर होती है। अब अगर आप देखें इस पूरी मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दैट इज व्हाई वी से कि प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब प्रोजेक्टाइल की अगर आप टोटल वेलोसिटी मालूम करना चाहें, प्रोजेक्टाइल की अगर आप टोटल वेलोसिटी मालूम करना चाहें तो उसका फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसके। नेट एक्सेलरेशन मालूम करना चाहें तो वो क्या होगा? ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट। नेट फोर्स मालूम करना चाहें तो वो क्या होगी? एफ एक्स का स्क्वायर
एफ वाई का स्क्वायर रूट। और अगर आप इसमें नेट मोमेंटम मालूम करना चाहें तो वो क्या होगा, पी एक्स का स्क्वायर पी वाई का स्क्वायर रूट। ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है अलॉन्ग वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी का फार्मूला ये है, टोटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है, टोटल फोर्स का फार्मूला ये है, टोटल मोमेंटम का फार्मूला ये है। अब जरा आपने गौर करना है, प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान वी एक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान जो वी वाई है वो वेरिएबल है, डेल्टा का निशान का मतलब है वेरिएबल है। बताएं अब वी एक्स कांस्टेंट रहता है, वी वाई वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, टोटल वेलोसिटी, वो उसकी पूरी फ्लाइट के दौरान वेरिएबल होती है। इनके प्रोजेक्टाइल की वी एक्स नहीं, वी वाई नहीं, टोटल वेलोसिटी वी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो ऑब्लिक हो, वेलोसिटी मुस्तकिल तौर पर प्रोजेक्टाइल की चेंज होती रहती है। अब इधर देखें, ये तो जीरो है और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल का सारा एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टोटल एक्सेलरेशन होता है, जो नेट एक्सेलरेशन होता है, वो जी के बराबर होता है और वो कांस्टेंट होता है। अगर आप इसको देखें सो ये तो जीरो होती है और ये कांस्टेंट होती है, लिहाजा फोर्स भी कांस्टेंट है। तो प्रोजेक्टाइल की पूरी मोशन के दौरान जो फोर्स होती है वो क्या होती है जी, कांस्टेंट होती है। पी एक्स आप जानते हैं कि कांस्टेंट है, पी वाई चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि पी भी चेंज हो रहा होगा। लिहाजा जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है उसमें जो मोमेंटम है, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा, इसका मतलब है टोटल मोमेंटम भी चेंज होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान टोटल मोमेंटम चेंज होता है, टोटल स्पीड चेंज होती है, इसका मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती होगी, जबकि प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान टोटल एक्सेलरेशन और टोटल फोर्स कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये एप्लीकेबल हैं दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए, फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो अब हम जो है वो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इंडिविजुअली। और सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो होता है उसको हम शुरू में हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं। तो याद रखिए कि फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो उसकी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो होती है। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि टोटल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर, तो ये जीरो है। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी जो इनिशियल होगी वो ही होगी जो उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी। सो स्टूडेंट, अगर हम इसके डिफरेंट पैरामीटर्स मालूम करना चाहें, सबसे पहले हम इसका y मालूम करना चाहें, यानी कि इसकी जो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम ये मालूम करना चाहें कि प्रोजेक्टाइल ने कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर की है, सो कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इसके मुताबिक मोल्ड करेंगे। ऐसे मतलब लेंगे वर्टिकल हाइट y, वी आई की जगह हम वी आई वाई लेंगे, बिकॉज हम y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, प्लस हम लेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, एक जगह जी लगा देंगे। अब स्टूडेंट आप जानते हैं जैसा कि मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। सो y विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी बुक में डायरेक्टली दी हुई है, लेकिन आपने कल भी देख लिया कि ये इक्वेशन कैसे आती है। अब जरा गौर से सुनिए बात को। याद है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का डिस्टेंस कवर क्या था? फ्रीली फॉलिंग बॉडी का डिस्टेंस कवर क्या था? वो भी हाफ जी टी स्क्वायर था। इसका मतलब समझ आया आपको? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बॉल को यहां से फेंक देता हूं और वो ऐसे नीचे आती है, और दूसरी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकता हूं और वो ऐसे नीचे आती है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज दोनों के लिए y सेम है, लिहाजा दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। सो दिस वाज द y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है, अब आपको अगर सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला तो 2vi sin थीटा ओवर g है, वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? वो यहां से निकलेगा और वो क्या होगा? वो होगा t इज इक्वल टू 2y ओवर g का स्क्वायर रूट। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट ये है कि हमने प्रोजेक्टाइल का जो डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस x, वो मालूम करना है। तो इस केस में आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जब पढ़ते हैं ना, तो प्रोजेक्टाइल के y कंपोनेंट को समझा करें फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और उसके x कंपोनेंट का समझा करें कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो अगर हमने इसका प्रोजेक्टाइल का x मालूम करना है, सो x हम कैसे मालूम करेंगे? जिस तरह से हम एक कार जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो उसका डिस्टेंस कवर्ड मालूम करते हैं, s इज इक्वल टू वी ए वी इंटू टी के थ्रू। तो अब आप जरा सोचिए कि यहाँ एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे? s की जगह हम x पुट कर देंगे और एवरेज वेलोसिटी की जगह हम वी आई एक्स पुट करेंगे। और वी आई एक्स क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल की पूरी फ्लाइट के दौरान जो उसका x कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है। सो दिस वी आई एक्स इज कांस्टेंट। और अगर देयर स्टूडेंट्स कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज ना हो रही हो तो फिर उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, वही उसकी एवरेज वैल्यू होती है। सो x निकालने का फार्मूला ये आ गया, या अगर इसमें आप टाइम ऑफ फ्लाइट की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो x निकालने का फार्मूला आपके पास ये आ गया। सो इस तरह से भी आप x निकाल सकते हैं। फाइनल ट्रिक, मैंने ये देखना है कि प्रोजेक्टाइल किस वेलोसिटी से जमीन से टकरा रहा है। मैंने प्रोजेक्टाइल के टकराने की फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी। तो आप जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वी एफ स्क्वायर एक्स, वी एफ स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट। सो वी एफ एक्स तो वी आई एक्स के बराबर है, और आप जानते हैं वो वी आई कॉस थीटा होती है। तो इसका वी एफ वाई कैसे मालूम करूंगा? अब वी एफ वाई कैसे मालूम करना है? देखिए, वो लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इधर भी वाई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वाई कंपोनेंट, ये जीरो है। सो वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी। वी एफ वाई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, और वी एफ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में आप लिख सकते हैं कि वी आई एक्स
बराबर है वी एफ एक्स के और वो बराबर है वी आई कॉस थीटा के। इनिशियल वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस और फाइनल वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस को मैंने कांस्टेंट क्यों कहा? क्योंकि प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहती है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज? जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपने देखनी है वो ये हैं, y है, t है, x निकालने के दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, फाइनल वेलोसिटी टोटल निकालने का फार्मूला है और फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस में। तो एक टेबल बनाएं, उसमें दो लिखें, एक लिखें, दो कॉलम बनाएं, एक में लिखें नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आगे लिख दीजिए फार्मूला। फॉर एग्जांपल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाफ dt स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट vi x into t, टाइम ऑफ लाइट 2i over g स्क्वायर रूट एंड सो ऑन। सो अगर मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है 10 मीटर की हाइट से, तो उसका टाइम ऑफ लाइट मालूम करें, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे आप, जी की वैल्यू को 10 पुट करें, 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 आपने याद नहीं किया होगा, आपको जिम्मे लगाया था मैंने, स्क्वायर रूट 2 कितना होता है? 1.4 होता है, राइट? सो इट्स आंसर विल बी 1.4 सेकंड। सिमिलरली अगर आपको कहा गया कि प्रोजेक्टाइल इज ऑन हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि vi x 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये कितना था? 1.4, ये था 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास x निकल आएगा। इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो है बना के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आई होप कि आप जिनको मैंने टिक लगाया है इन फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, इनको फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद करेंगे, सो दैट अगर कोई जो न्यूमेरिकल आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड और उसकी निशानी क्या होगी? शुरू में आएगा प्रोजेक्टाइल इज ऑन हॉरिजॉन्टली, राइट? तो फिर आप ये फार्मूलाज लगा के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। सो मैंने एक ओब्लीक प्रोजेक्टाइल का पाथ ड्रॉ किया है, ये आप रेड लाइन से इसका पाथ देख सकते हैं। अब ये जो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल होता है, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हम कैसे लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस का स्क्वायर, तो हम उसका भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में वी आई वाई इज नॉट इक्वल टू 0। इनफैक्ट जो वी आई वाई है ये बराबर है वी आई साइन थीटा, ये डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 था, यहां पे 0 नहीं है। सो जो टोटल इनिशियल वेलोसिटी है वो आएगी मैग्नीट्यूड के लिहाज से वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा इंटू जे। ये डायरेक्शन के लिहाज से मैंने लिखी है, ये मैग्नीट्यूड है। और अगर आप वेक्टोरियल लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट के साथ आपको पता है कि आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई कंपोनेंट के साथ आपको पता है कि जे यूनिट वेक्टर होता है। सो ये प्रोजेक्टाइल की है इनिशियल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है एट दी हाईएस्ट पॉइंट, वो देखिए जरा स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होता है। देखिए जब मैं किसी पॉइंटर को ऐसे ऊपर फेंकता हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये रुकता है, स्टॉप करता है, फिर नीचे आता है। प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुकेगा नहीं। तो बाद स्टूडेंट कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0। भाई 0 कैसे हो सकती है? हाईएस्ट पॉइंट पे भी प्रोजेक्टाइल का एक्स कंपोनेंट तो होगा ना, तो प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बावजूद आगे की तरफ मूव करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी 0 जाती, प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरता, यहां से नीचे धड़ाम करके गिर जाता, लेकिन ऐसे नहीं होता। सो हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी सिर्फ रह जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वी आई कॉस थीटा आई होगी वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में भी बता दी, मैंने आपको हाईएस्ट वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में बता दी, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट भी बता दी वेक्टर फॉर्म में। अब हम आते हैं वेक्टर फॉर्म में, डिस्कस करते हैं वेलोसिटी एट द फाइनल पॉइंट जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। इसके भी दो कंपोनेंट बनाएंगे और ये होगी वी आई कॉस थीटा आई माइनस वी आई साइन थीटा जे। फोकस कीजिए जरा, फर्क कीजिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा जे। लुक एट द डायरेक्शन ऑफ वी आई वाई, ऊपर की तरफ थी। लुक एट द डायरेक्शन ऑफ वी एफ वाई, नीचे की तरफ थी। इसलिए जब मैंने फाइनल वेलोसिटी की बात की तो फाइनल वेलोसिटी के केस में मैंने वाई कंपोनेंट के साथ माइनस लगाया। अब ये मैंने आपको 3 फार्मूलाज दिखाए हैं, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। अब इससे मैं आपको कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज लिखवाने वाला हूं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट में चेंज किया है, तो जरा गौर कीजिए फार्मूला दोनों देखिए। ये फार्मूला इनिशियल पॉइंट का और ये फार्मूला है फाइनल का, हाईएस्ट पॉइंट का। फर्क क्या है? सिर्फ फर्क यही है ना। तो चेंज कैसे लेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? बी आई साइन थीटा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये प्रोजेक्टाइल है जो कि 30 डिग्री से लॉन्च किया गया है, उसका ये जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 30 डिग्री है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड द हाईएस्ट पॉइंट? तो आप किस तरह लिखेंगे? 100 इंटू साइन 30, साइन 30 1/2, 100/2 50 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम चेंज इन मोमेंटम मालूम करते हैं बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि मैं इनके मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, तो वो कैसे मालूम करेंगे? भाई इसी को आप m से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज p इज इक्वल टू mv, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा mvi साइन ऑफ थीटा, या इसको आप pi कह लीजिए, pi साइन ऑफ थीटा। सो चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया आपके पास? pi साइन थीटा आ गया। और इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट के दरमियान जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? vi साइन थीटा आ गया। अब मैं इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट का नहीं पूछता, देखें दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। अब मैं पूछता हूं इनिशियल और फाइनल का। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, फिर क्या करेंगे? इसमें से, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करेंगे और जो जवाब आएगा वो आएगा 2vi साइन ऑफ थीटा। सो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम पूछता हूं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2mvi साइन ऑफ थीटा या 2pi साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, आपको डेरिवेशन याद नहीं करनी, परेशान ना हो, काम मुश्किल नहीं है, आपको डेरिवेशन याद नहीं करनी, सिर्फ फार्मूलाज याद करनी। 4 फार्मूलाज अभी तक हमने बात की है, 4 फार्मूलाज 1, 2, 3 एंड 4। ये चेंज इन वेलोसिटी
फॉर इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, ये चेंज इन मोमेंटम फॉर इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और ये चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू आवर लेक्चर फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल की पाथ के दौरान ये इनिशियल पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. सो बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स ऑफ दीस फार्मूलाज, एक बात और से आपने समझनी है, लिख लीजिए बल्कि कि फॉर कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम. अब कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं? जिनकी हाइट सेम हो रेफरेंस लेवल से. ये देखो, इसके लिए कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? ये है. इसका मतलब है जितनी स्पीड प्रोजेक्टाइल की इधर होगी उतनी इधर होगी. इसके लिए कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? वो ये वाला है, यानी कि जितनी प्रोजेक्टाइल की टोटल स्पीड इस पॉइंट पे होगी उतनी ही इस पॉइंट पे होगी. इसका मतलब है कि इसके लिए प्रोजेक्टाइल के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा? ये. यानी कि जब प्रोजेक्टाइल को जस्ट फायर करेंगे उस वक्त उसकी जितनी स्पीड होगी, प्रोजेक्टाइल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उस वक्त भी उसकी उतनी ही स्पीड होगी. और अगर स्पीड सेम होगी तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी. तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्पीड और काइनेटिक एनर्जी सेम है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे स्पीड और काइनेटिक एनर्जी सेम है, और इस पॉइंट पर भी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी सेम है. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और फिर मैं आपको इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल बताऊंगा. क्वेश्चन ये है, मैं लिखता हूं कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड at an angle of 60 degree with the velocity of 100 meter per second. So calculate its velocity at the highest point. Highest point पर velocity मालूम करें. तो here is a shortcut formula कि जो velocity at the highest point है, it will be velocity at the initial point multiply by cos of theta. तो velocity at the initial point है 100 और ये आ जाएगा cos of 60. Cos of 60 कितना होता है? मेरा ख्याल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद नहीं किया आपने. Cos of 60 is 1/2. So the answer is 50 मीटर पर सेकेंड. देखा आपने इस फॉर्मूले की मदद से किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर यही क्वेश्चन आया हो और लिखा हो कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट के लिए आपको फिर मैथ भी मालूम होना चाहिए. फर्स्ट कीजिए मैथ है 10 kg. तो मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट इज मोमेंटम एट द इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय cos 60. सो दिस इज m vi cos of 60. सो m इज 10, vi इज 100, cos 60 इज 1/2. तो ये आ जाएगा आपके पास 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. So that is the momentum at the highest point. Similarly, अगर इसी सवाल में मैंने आपसे पूछा हो कि what is the kinetic energy at the highest point, तो वो कैसे लेंगे? Kinetic energy at the highest point is kinetic energy initial multiply by cos square theta. तो फर्स्ट कीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट कीजिए इस न्यूमेरिकल के मुताबिक नहीं. अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कीजिए 100 जूल है, एंगल वही 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा cos 60 1/2 उसका स्क्वायर. सो दी काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू 25 जूल. हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 25 जूल. और अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि आप पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट मालूम करें, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. क्या जवाब आता? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकालते? इट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा. तो ये 100 है और एंगल आपका कितना है जी? 60 डिग्री है. तो ये आ जाता है साइन 60. साइन 60 कितना होता है? इट इज स्क्वायर रूट 3/2 उसका स्क्वायर आ जाता. तो ये आ जाता 300/4. तो ये आपके पास क्या आ जाती? ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती. स्टूडेंट इस फार्मूले पे फोकस करें, इस पे देखें. आप ये मत सोचिएगा कि सर ये तो आपने लिखा था काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो इसको आपने इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट मालूम किया. तो यहाँ लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट नहीं आना चाहिए था. बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, राइट. तो हम हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही मालूम करते हैं. सो ये मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल करवाए हैं, 1 2 3 एंड 4. और ये 4 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाए हैं वो इन 4 फार्मूलाज की एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो हाइट के लिए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है vi²/2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा. तो हाइट कब मैक्सिमम होगी? जब हम हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल को सीधा ऐसे फेंकेंगे, यानी कि वो जो ये एंगल है कितने का बनेगा? 90 डिग्री. यानी कि मैक्सिमम हाइट के लिए प्रोजेक्टाइल को आपको हॉरिजॉन्टल से ऐसे फेंकना पड़ेगा. सो अगर आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो आएगी vi²/2g. और अगर इस फॉर्मूले को आप यहाँ पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? h max इंटू साइन स्क्वायर थीटा. सुनिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आ जाएगा, इस तरह करें. अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स हाइट इज 100 मीटर. इफ द सेम प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स हाइट? सो ये 100 आ जाएगा, ये 30 डिग्री, साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4. 100/4. नाउ द हाइट विल बी इक्वल टू 25 मीटर. तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली टाइम ऑफ लाइट अगर आप देखेंगे तो टाइम ऑफ लाइट इज 2vi sin थीटा बाय g है. और अगर आप चाहते हैं कि टाइम ऑफ लाइट मैक्सिमम हो तो 90 पुट कर दीजिए, तो फिर मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट कितना आ जाएगा? 2vi/g. फिर इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? t max इंटू साइन ऑफ थीटा. इस रिलेशन से कैसा सवाल आ सकता है कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकंड. इफ इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट? तो आ जाएगा ये 10 सेकंड इंटू 60 साइन स्क्वायर. साइन 60 क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/2. सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. इन शॉर्ट, द मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री. अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का फार्मूला आप जानते हैं vi²/g इंटू साइन 2 थीटा होता है. सो अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दें तो फिर मैक्सिमम रेंज आ जाएगी vi²/g. और हम इसी फार्मूले को लिख सकते हैं r max इंटू
साइन 2 थीटा, और इससे भी वैसे ही सवाल आएंगे जैसा से हमने आपको भी इन दो से रिलेटेड बताए हैं। अब जरा देखिए, इनको फोकस कीजिए, इस पॉइंट को फोकस कीजिए और कुछ याद कीजिए। मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम होगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, हाइट भी मैक्सिमम होगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, टाइम ऑफ लाइट भी मैक्सिमम होगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और रेंज भी रेंज मैक्सिमम होगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये ख्याल रखना है आपने। अच्छा, मैक्सिमम रेंज जो आर मैक्स है वो बराबर है वी आई स्क्वायर ओवर जी, जबकि जो मैक्सिमम हाइट है वो बराबर है वी आई स्क्वायर ओवर 2g। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम हाइट इज 1/2 इंटू वी आई स्क्वायर ओवर जी, और ये क्या है, ये है h, ये है आर मैक्स, ये देखिए ये है आर मैक्स। सो कहने का मतलब ये है आर मैक्स इज 2 टाइम्स h मैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। किस तरह के सवाल आएंगे इससे रिलेटेड? क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्टाइल कैन बी थ्रोन टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, इट कैन गो टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, तो आंसर कितना आएगा 2 टाइम्स हाइट 20 मीटर। यहाँ पे एंगल एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, अगर एंगल एक्सप्लेन किया होगा फिर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर होगी मेरी बात? तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो फिर ये फार्मूला याद रखिएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स h मैक्स। कंफ्यूज मत होइएगा, आगे आपको एक और बात पता लगेगी, फिर आप इसको इंटरमिक्स करेंगे। ये फार्मूला कैसे आया? इधर से मैंने 90 डिग्री पे फेंक के मैक्सिमम हाइट ली और इधर से मैंने मैक्सिमम रेंज ली और उनका मुकाबला करवाया। तो एक प्रोजेक्टाइल अगर मैक्सिमम 10 मीटर ऊपर जा सकता है तो वो मैक्सिमम 20 मीटर आगे जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री प्रोजेक्टाइल के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री की हम बात करें। सबसे पहले याद रखिएगा एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री वी आई एक्स और वी आई वाई बराबर होते हैं, बिकॉज वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, और 45 डिग्री पर साइन और कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सिमिलरली आप देखिए कि रेंज इज मैक्सिमम 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, और रेंज कितना होती है 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइट। जो रेंज होगी वो हाइट से 4 टाइम होगी। ये फार्मूला कैसे आया? जरा ये मैंने 3 बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखे हैं, और ये हैं हाइट, टाइम ऑफ लाइट और रेंज से रिलेटेड। इनकी डेरिवेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप वैसे ही रटा लगाइए। चैंपियन है आप इस मामले में, तो पता है आपको हाइट इज इक्वल टू 1/8 gt स्क्वायर, हाइट और टाइम ऑफ लाइट के दरमियान रिलेशन, रेंज और टाइम ऑफ लाइट के दरमियान रिलेशन, और हाइट और रेंज के दरमियान रिलेशन। तो अगर आप यहाँ 45 डिग्री रखेंगे तो टेंजेंट 45 1 होता है, h बराबर आ जाएगा r/4 के, तो r किसके बराबर आ जाएगा 4h के। आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि r इज इक्वल टू 2h के है। मैंने कहा ना कि आप कंफ्यूज होंगे, ये तब है जब एंगल 45 डिग्री लिया गया, जबकि वो वाला केस तब था कि जब एंगल स्पेसिफाई नहीं किया गया, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ली गई, रेंज की और हाइट की। और आप जानते हैं कि रेंज 45 पे मैक्सिमम होती है, हाइट 90 पे मैक्सिमम होती है, तो वहां पे एंगल का जिक्र नहीं किया गया, दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज को कंपेयर किया गया। 45 डिग्री पे रेंज की तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन हाइट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। तो अगर सवाल ये आ जाए, दो तरह के सवाल मैं आपको बता रहा हूं, अगर सवाल एक ये आ जाए, आप प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल सच दैट इट्स रेंज इज मैक्सिमम, सो इफ रेंज इज 100 मीटर व्हाट इज हाइट, क्योंकि रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, फिर आप हाइट किस तरह से लेंगे r/4। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए, आप प्रोजेक्टाइल कैन थ्रो टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, इट कैन गो टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, फिर आप लिखेंगे r इक्वल टू 2h एंड दैट इज 20 मीटर। इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी होती है एट द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। अब ये कहां से आ गया? अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में फार्मूला लिखाया था, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। तो अगर आप cos की जगह 45 लगाएं तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 1/√2 का स्क्वायर, तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टूडेंट्स जो आपको याद रखनी है, आप जानते हैं कि एट थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री रेंज और हाइट बराबर होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे 60-30 हो गया, या 70-20 हो गया, या 65 और 25 हो गया, इनके ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उनके लिए रेंज क्या होती है? सेम होती है। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल आपको पता है पैराबोला होता है, और उसके लिए शॉर्ट रेंज के लिए हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर करते हैं, जबकि लॉन्ग रेंज के लिए यही पाथ फिर इलिप्टिकल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड याद करनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन ऑफ दोज आर्टिकल्स जिसमें मोशन एंड फोर्स में से मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो कुछ प्रैक्टिस हम भी न्यूमेरिकल ही कुछ करेंगे, बट आई होप कि घर में भी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।